हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो ई अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये इसको हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहले वीडियो में जाएं और देखें उसको कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, और उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की कहानी ये चल रही है। उसी के अंदर डिस्कवर हुआ ई अपॉन एम रेशियो, तभी हुआ जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1997 1897 में। ये चीजें मैं बहुत गड़बड़ कर देती हूँ, आप ध्यान देंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ, ये सेटअप बनाया उन्होंने। ये सेटअप कैसे बनाया, मेरे को भी पहले जब मैं छोटी तब भी मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कैसी। ये कहानी वहीं से है बेटा, जिस वक्त कैथोड रेज से बीम निकल रही थी, और ये जो बीम थी कैथोड की बीम, वो इन परफोरेटेड एनोड के इस होल से होते हुए सारी की सारी बीम, पूरी के पूरे पार्टिकल्स कहाँ स्ट्राइक कर रहे थे, इस फ्लोरेसेंट कोटिंग पर। राइट, ये जेडएनएस की फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी थी। ये वो कोटिंग होती है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को किसमें, लाइट के सिग्नल्स में ट्रांसफर करती है। जिसको नहीं पता है वो यहाँ देखो, मैंने लिख रखा है, अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजुअल सिग्नल्स। ये वही सिग्नल्स हैं जो वैसे ही आप रिमोट ऑन करते हो अपने टीवी का, तो फट से एक विजुअल सिग्नल स्क्रीन पे मिलता है कि अब लाइट, मतलब स्क्रीन टीवी चल चुका है ना। ये वही वही चीज है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन इट प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट ड्यू टू फ्लोरेसेंस। तो उसी के ऊपर भी हमारे घर में जो एलईडी लगे होते हैं उसके ऊपर भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस की कोटिंग होती है, वहीं पर भी ब्राइट स्पॉट बनता है, मालूम चल जाता है कि टीवी बस चल गया है। ठीक है, तो जब ये पूरा का पूरा यहाँ पूरा स्ट्राइक कर रहे थे, फिर साइंटिस्टों के दिमाग में क्या आया, बोला कि देखते हैं इस जेडन इस पर इसके बीच में जो ये रेज आ रही है ना, इस फ्लोरेसेंट कोटिंग और इस एनोड के परफोरेटेड एनोड के बीच में इन्होंने कोई एक सेटअप बना के देखा। वो ये इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो कैसे बना के देखा, देखो बताते हैं। ये थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। ये वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि अभी आपने पीछे देखी थी डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे इस तरीके से देखो ऐसे बनी हुई थी। ठीक है, एक एंड पे ये दो करते हैं तो पूरा, और यहाँ से ये देखो डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे बनी थी पूरा। ये जो मतलब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये बाउंड्री जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब की तो है बेटा, ये पूरी, ये इसका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का ही एरिया है। देखो समझ आ रहा है पूरा, ये जो लाइनिंग है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इस तरीके की टॉर्च की तरीके की दिख रही है ना। थोड़ा बड़ा बना दे जिससे कि थोड़ा फ्लोरेसेंट मतलब डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीटली कवर अप करने के लिए। तो चलो, तो इन्होंने क्या किया, देखो बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसे सेटअप करा एक्सपेरिमेंट का कि कैथोड को यहाँ बना दिया, ठीक है, और एनोड को देखो परफोरेटेड बना दिया, मतलब वही होल्स होते हैं एनोड में। ठीक है, इस तरीके से ये बना दिया। कैथोड से रेज प्रोड्यूस हुई, एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, 10,000 वोल्ट का वही पोटेंशियल लगाया, और जो इसके अंदर प्रेशर था वो 0.01 mmHg, जो कंडीशन सेट की थी वो यहाँ पर किया। ठीक है, और यहाँ से निकली कैथोड की बीम। अब कैथोड की बीम को कहाँ जाना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट कहाँ जाना चाहिए था, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। ये इसका नॉर्मल पाथ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में, एनोड और फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बीच में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाए, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसका पॉजिटिव प्लेट है ऊपर, ये नीचे है, और इसके बीच में देखो दोनों परपेंडिकुलर लगा, ये मैग्नेट लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो उस वक्त ये जो एनोड की कैथोड की जो बीम थी वो नॉर्मल पाथ में न जाते हुए इस पाथ में डेविएट हो गई अपने नॉर्मल पाथ से, और जाके स्ट्राइक करी फ्लोरेसेंट ट्यूब को ए पॉइंट पर। और जब केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस वक्त वो भी नॉर्मल पाथ से बी सी पॉइंट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ लगाया बेटे, सेम स्ट्रेंथ का, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और ये कैथोड बीम बिल्कुल सीधे बी पॉइंट पर स्ट्राइक करी, और इस तरीके से साइंटिलेशन यहाँ जनरेट किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये डिफ्लेक्शन है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। एक तो डिपेंड है इस कैथोड रेज के ऊपर जितना चार्ज है, जितना ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस बीम के ऊपर, कैथोड बीम के ऊपर जितना ज्यादा आपके पास चार्ज होगा ना, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई, वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। मास का मतलब का जो पार्टिकल है अगर छोटा हुआ या बड़ा हुआ। खुद सोचो, अगर पार्टिकल का मास कम हुआ, पार्टिकल का मास ज्यादा हुआ, अगर एक बहुत बड़ा पार्टिकल है और एक बहुत छोटा पार्टिकल है,
दोनों में इक्वल फोर्स लगाएंगे, मतलब 10 न्यूटन की फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स दोनों में लगाई तो क्या होगा बेटे, कौन ज्यादा आगे जाएगा, ये वाला ज्यादा आगे जाएगा, और ये क्या जाएगा, थोड़ा ही आगे जाएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। F इक्वल टू एम इंटू ए, सेकेंड लॉ यूज देखो न्यूटन साहब को, है ना। यही तो वो इन्होंने भी यही बोला कि जितना कम मास होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, कितना होता है, 9.1 10 टू दी पावर -31 kg होता है ना, कितना कम मास होता है, लाइट बिल्कुल बहुत ही कम, -31 kg, खुद सोच सकते हो कितना कम होगा। अच्छा, फिर तीसरा जो इसके ऊपर डिपेंड करता है वो स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इस तरीके से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया, और इन डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करते हुए जब इन्होंने बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन करी, तो इन्होंने ई अपॉन एम रेशियो जो निकाला, वो एग्जैक्ट वैल्यू जो आई बेटा, वो आई 1.758820 कूलम पर केजी, जहां पर एमई जो यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि 9.1 10 टू दी पावर -31 kg होता है, और ये जो है ई जो है ये चार्ज है बेटा, वो कितना होता है 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम्स होता है, वैसे माइनस में होता है बट हम इसको यूज नहीं करते कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो वो इतना निकल गया, इसको हम लिखते हैं 1.76 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। देखो, या 75 भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, ठीक है। अब देखिए, फिर जो डिफ्लेक्शन मैंने यहाँ बताया किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल के ऊपर, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और किसके ऊपर, मास के ऊपर, पार्टिकल के, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तीसरी बात, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद ई अपॉन एम रेशियो यहाँ पर आ गया, कि बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानी जाती है, इसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे तो ये से याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद चाहो तो कर भी सकते हो, अगर न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है, और आप हमें जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें अपने आप ही ये चीज याद हो जाती है। तो अब आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, देखो इसका मास कितना कम आया, इतने केजी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, इसको डिस्कवर किया गया जे जे थॉमसन के द्वारा 1897 में, और दरफोर्ड ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को 1919 में बेटा, 1919 में, ठीक है। और ये चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। सोचो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कितने सालों का अंतर है, इतने सालों का अंतर है, 19 साल, मतलब अराउंड 22 ईयर्स, चेक करना, 22 ईयर्स के साल के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब प्रोटॉन का जो मास था वो देखो कितना है, 1.67 10 to the -27 kg, अराउंड 1836 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा था, चार्ज तो दोनों के बराबर, उसके बराबर ही था, बट कितना था, पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, इससे कोई चार्ज नहीं था, ये आने तो बाद में। अब साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि कहीं पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, आना भी चाहिए। और एक नॉर्मल जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चे बोलते हैं मैडम अगर 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो फटाफट 18 उसी साल में प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब एटम हम कहते हैं कि न्यूट्रल होता है, तो अगर एटम न्यूट्रल है और उसके अंदर जे जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुके थे, कहा कि नेगेटिव है, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पर हो जाना चाहिए था। बोलते मैडम इतना टाइम क्यों लगा, 22 ईयर्स क्यों लगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। तो ये एक कहानी जो है थोड़ी सी अलग हटकर है, नहीं प्रोटॉन की डिस्कवरी में, तो ये कहानी जो है वो थोड़ी सी हटकर है, इसको आप बहुत ढंग से समझना और सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको, ये भी एक मतलब ट्विस्ट है। देखो, प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या हुई, ये थोड़ी सी मैंने बोला समझने वाली बात है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो देखो बेटा 1897 में कर दी थी थॉमसन साहब ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है किसको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। और ये कैसे, इसके बारे में अब हम यहाँ पे जानते हैं। देखो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ई गोल्डस्टीन। ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में साइंटिस्टों को 1897 से पहले मालूम नहीं था। गोल्डस्टीन साहब ऑलरेडी 1816 में ये बता चुके थे कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टीन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एनोड रे एक्सपेरिमेंट
In this, in this he again performed the Thomson's cathode ray tube experiment and observed something new. 1886 में ही कर चुके थे वो, मतलब 1897 में तो उन्होंने वो किया, तो उससे पहले ही कर चुके थे उसका। 1886 तो कितने साल पहले कर चुके थे, इससे कम से कम 9 साल पहले एक्सपेरिमेंट। लेकिन उनके पास ना तथ्य नहीं था, मतलब एविडेंसेस नहीं थे। कुछ चीजों में वो कंफ्यूज हो गए थे, और होना भी चाहिए था, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं। तो समझते हैं क्या? देखो बेटा, अब हम बोल रहे हैं कि क्रूक्स ने 1879 में, बच्चे बोलते हैं मैडम क्रूक्स ने 1879 में जब ये डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवर की, डिस्चार्ज ट्यूब, तो फिर इन्होंने 1886 में कैसे कैसे कर दिया ये एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब को यूज? एक्चुअली 1879 में डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्रूक्स ट्यूब बोलते हैं, और ये क्रूक्स ट्यूब ये थी प्रीवियस डिस्चार्ज ट्यूब का मॉडर्न वर्जन, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म। तो जो थॉमसन थे उन्होंने इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज किया था। क्रूक्स जो मतलब डिस्चार्ज ट्यूब थी वो तो 1830 से यूज हो रही थी, इनसे से इनका इन्वेंशन और क्रिएशन चल रहा था। तो 1830 से ही डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी पर काम हो रहा था। ऐसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब पर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर आइगेन गोल्डस्टीन ने अपना काम किया, जो क्रूक्स ट्यूब जैसी ही थी। देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, जो क्रूक्स ट्यूब जैसी थी, यहाँ पर देखो इस तरीके की कोई ट्यूब इन्होंने यूज करी थी, क्रूक्स ट्यूब जैसी ही थी। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है। और इन्होंने, लेकिन इसमें एक चीज देखा, ये देखो एनोड को इन्होंने परफोरेटेड बनाया, नहीं इन्होंने कैथोड को बनाया परफोरेटेड, राइट? उससे मतलब 1887 में थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, ये काम है 1886 का, राइट? उससे पहले ही वो इस तरीके की ट्यूब को वो यूज कर चुके थे। देखो इस तरीके की पुरानी ट्यूब, मतलब ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये कैथोड है ना? तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये एनोड, देखो ये रहा एनोड, ठीक है, और इधर से जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये एनोड है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि ये जो रेज है ये एनोड से नहीं निकल रही थी, इसके अंदर कहीं बीच में एनोड और कैथोड के बीच में जो मटेरियल है ना, गैस भरी है, वहां से जनरेट हो रही थी ये जो रेज है। और ये होल्स को उन्होंने कैनाल नाम दिया, और इसके इस अंदर से पास होकर जा रही थी, इसलिए इन्होंने इसको बोले कैनाल रेज या एनोड रेज। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्चार्ज उन्होंने यूज किया था। जब इन्होंने इसके अंदर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो गैस के मॉलिक्यूल ने एनोड ने नहीं, ठीक है। अभी हमने कैथोड में क्या पढ़ा था, ये कैथोड से निकलती हैं वो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कैथोड से निकल रही थी, बट यहाँ पर कहाँ से निकल रही है, गैस के मॉलिक्यूल ने कुछ पार्टिकल निकालने शुरू कर दिए, यहाँ से कुछ पार्टिकल निकालने शुरू कर दिए गैस के मॉलिक्यूल ने, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि कैथोड पर जब छोटे छोटे होल करके जब उन्होंने देखा कि इन कैनाल से, इन होल से पॉजिटिव चार्ज निकल कर जा रहा है, इस बार वो एनोड से नहीं बल्कि कहाँ से निकल रहा था, एनोड और कैथोड के बीच में रखी हुई गैस जनरेट कर रही थी। गोल्डस्टीन ने तो ये जान ही लिया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड से के छेदों से कैनाल रेज कुछ पॉजिटिव किरणें पहले से ही निकालती हैं, लेकिन उन किरणों को, मतलब उन रेज को वो इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दे पाए थे। उस समय उन्हें इस पार्टिकल की चार्ज और उसकी मास की समझ ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं चला था कि किस तरीके से किया जाए। क्यों? क्योंकि अच्छा देखो, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी, वहां हमने क्या बोला था कि आपने कोई भी गैस डाल दो सेम रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था बेटा। यहाँ पर जितनी भी आप गैस, अगर CO2 डाल रहे थे तो कुछ और रिजल्ट आ रहा था, X1 मानो रिजल्ट आया, नाइट्रोजन इसके अंदर फिल करी तो X2 रिजल्ट आया, ठीक है। और कोई और गैस ले ली आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो X3 रिजल्ट आया, मतलब अलग अलग रिजल्ट आए। लेकिन थॉमसन के केस में ये प्रॉब्लम नहीं थी, उनके में सेम रिजल्ट आ रहे थे। तो उनको इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो गया था, बट प्रोटॉन के केस में गड़बड़ थी, क्योंकि जितनी भी गैस आप चेंज कर रहे थे उतना वेरी रिजल्ट कर रहा था। गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में एनोड रेज का मास ट्यूब में रखी गैस पर निर्भर कर रहा था, उसके पर डिपेंड कर रहा था। अलग अलग गैसेस में अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे, और जब तक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ तब तक सबसे छोटा और फिक्स्ड मास वाला पार्टिकल प्रोटॉन पकड़ में नहीं आया, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन का ही न्यूक्लियस बाद में बताया, ठीक है। तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ पाई, और गोल्डस्टीन ने सिर्फ इतना बोल दिया कि हाँ कोई पॉजिटिव जो है चार्ज है, मतलब धनात्मक
धन आवेश है कहीं ना कहीं इसके अंदर, वो क्या है, और वो उनको प्रोटॉन नाम वो नहीं दे पाए क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आ गए। फिर 1897 में जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो साइंटिस्टों को तो शक तो हुआ कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो पार्टिकल होना ही चाहिए, पर इसको प्रूफ करना मुश्किल होगा। अगेन जब 1897 में फिर दोबारा, मतलब ये तो मैंने 1886 की बात की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर साइंटिस्टों के दिमाग में सोचने लग गए, भाई ये क्या, आंखें बड़ी बड़ी करती साइंटिस्टों ने, ये क्या, भाई सोचने लग गए, खुजली हो गई, बाल खुजाने लग गए, भैया अब क्या होगा, मतलब अगर 1% नेगेटिव पार्टिकल आया तो पॉजिटिव का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, बट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जे जे थॉमसन सर को मिला था नोबेल प्राइज 1904 में, ठीक है, और उसी साल उन्होंने अपना दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो उन्होंने, जब साइंटिस्टों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई अगर नेगेटिव है, आप कह रहे हो कि एटम जो है, क्योंकि डॉल्टन साहब भी बोल चुके हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, फिर आप कह रहे हो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्टिकल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो कहाँ है पॉजिटिव, तो उन्होंने अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए कहा कि इलेक्ट्रॉन तो जिस तरीके से प्लम पुडिंग मॉडल होता है, तरबूज के नीचे रेड रेड पार्ट पॉजिटिव होता है और उसके ऊपर काले काले बीज क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, मतलब होते हैं, तो उस बीजों को नेगेटिव पार्ट बोले। बोला कि नीचे जो ये वाला पूरा फैला हुआ मास है ना, ये सारा नीचे जो पिंक कलर का मजेंटा कलर का दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बोला। उसके ऊपर जो बटन जैसे दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और ये मॉडल ऑफ एटम चलता रहा, ठीक है, ये इन्होंने बोला, इसको बोला प्लम पुडिंग मॉडल, तो ये इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला, ठीक है, तब दिया 1904 में, देखो दिया 1904 में ही। आपको पता है थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में काम करने के लिए, क्यों? क्योंकि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुछ भी अलग नहीं हुआ करता था, सारे साइंटिस्ट किसी भी टॉपिक पर काम करते थे। ये तो बाद में जब बहुत डिस्कवरी हो गई तो पढ़ाई को सहूलियत आसान करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया गया, वरना कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रदरफोर्ड ने की केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड तो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने फिजिक्स में किया था अपना एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ये सब एक ही चीजें थी। तो उनको 1904 में अपने फिजिक्स के काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो उसके बाद जब नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने उसी वक्त क्या दिया, ये भी दे दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी कर दी। तो साइंटिस्टों ने सोचा, यार थॉमसन साहब तो बहुत बड़े आदमी है, इन इनके अगर रिसर्च को अगर हमने छूया, जो जूनियर साइंटिस्ट है, जो जूनियर रिसर्च स्कॉलर्स है करते हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या पता हम मतलब बहुत बड़ी चीज को चैलेंज दे दें। तो तब उसके बाद 1904 से लेकर 1911 तक किसी ने कुछ नहीं कहा, हाँ सब यही सोचते रहे कि भाई एटम का स्ट्रक्चर यही होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर होता है, पॉजिटिव चार्ज नीचे बिखरा हुआ होता है, चलो भाई। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव कोई पार्टिकल नहीं है, बोला इन्होंने, बिखरा हुआ चार्ज है, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। पर जब रदरफोर्ड ने 1911 में अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, तब पता चला एक्चुअल में एटम जो है वो चार्ज बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि कैसा है, एक न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने क्या बोला, देखो ये था ना, छोटी क्लास में पढ़ा है, ये 9th क्लास में भी है तुम्हारे, कि ये है स्कैटरिंग गोल्ड, उसका गोल्ड मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको बहुत ही आसानी, इस एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल तरीके से आपकी बुक्स में ऐसे भी दिखाया गया है, देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की 2He4 होते हैं ये, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, He2+ इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर बम्बार्डिंग की तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल से चले गए, जिन्होंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आ गए, जिन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर कोई हार्ड मास है, बहुत खतरनाक मास है, जो कि मेरे, और हार्ड मास एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव पर, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मास इसके अंदर है, हार्ड पॉजिटिव मास है। और जो डिफ्लेक्ट हो गए उसने ये प्रूफ किया कि हाँ चार्ज पॉजिटिव ही है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जब एक्सपेरिमेंट दिया तो रदरफोर्ड साहब ने जब बोला कि जो एटम होता है उसमें बिखरा हुआ नहीं होता है पॉजिटिव चार्ज, उसका सारा का सारा जो मास और जो चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज, वो इसके न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और रदरफोर्ड साहब बन गए फादर ऑफ न्यूक्लियस, फादर ऑफ न्यूक्लियस बन गए, और इन्होंने तो नई न्यूक्लियर केमिस्ट्री को जन्म दिया। और उनके लिए, उनको रदरफोर्ड साहब को फिर यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला, 1911 की बात है बेटा ये। उसके बाद 1911 जब नोबेल प्राइज मिला तो फिर तो भाई जब मोटिवेशन होता है ना प्राइज, तो सो रदरफोर्ड साहब को लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया, तो एक काम करता हूँ और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। तो उन्होंने फिर इसी अपने इसी अल्फा पार्टिकल की, मतलब ये बॉक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल मतलब कि कोई एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा जिसने कि अल्फा पार्टिकल, ये 1919 की बात है बेटा ये,
1911 की 1919 की बात है। 11 में तो अल्फा पार्टिकल का मतलब वो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट था। तो 1911 में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक कम कंटेनर लिया, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी। ब्लू ब्लू जो है ना, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भर दी और इस नाइट्रोजन गैस के अंदर यहाँ अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी, तो कुछ अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए। और जब जैसे ये अल्फा पार्टिकल टकराए ना नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, इस तरीके से नाइट्रोजन से, तो भाई इसमें से क्या हुआ, नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग। क्या थी अल्फा पार्टिकल? 2He4 की बम्बार्डिंग आपने नाइट्रोजन गैस के ऊपर करी तो ऑक्सीजन का आइसोटोप बना और एक प्रोटॉन निकला। ये इसको बोला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन। 1H1, यही प्रोटॉन प्रोटियम, जिसको उन्होंने बोला कि यही वो पार्टिकल है, यही वो प्रोटॉन है, यही वो पार्टिकल है जिसके आज तक इतनी जद्दोजहद चल रही थी। इसी चीज के लिए यही जो करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है। तो उन्होंने बम्बार्ड किया जब नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन गैस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को, तो एक नया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उन्होंने बताया कि रिलीज होता है। उसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। उन्होंने बोला ये वही पार्टिकल है जो कैनाल रेज में क्या कर रहा है, कैनाल रेज को बना रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसका इन्वेंशन किया, रदरफोर्ड साहब ने, किसका, प्रोटॉन का। और इसके लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिला। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो आप कंक्लूड करें कि 1911 में उन्होंने जो गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट दिया था, उससे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, वो उससे वो फादर ऑफ न्यूक्लियस बन गए थे। फिर 1919 में जब उन्होंने नाइट्रोजन गैस के ऊपर हीलियम पार्टिकल He2 प्लस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करके देखी बेटा, तो नाइट्रोजन के एटम से जब अल्फा पार्टिकल टकराए तो डब्बे में से जो चैम्बर है उसमें से बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग रेज बाहर निकली। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में जो पार्टिकल है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है जो निकल रहा है, छोटा सा जो ग्रीन कलर का यहाँ पे निकल रहा है, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। और नाइट्रोजन ने अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर क्या बना दिया, ऑक्सीजन का आइसोटोप बना दिया 817। और यही इसी को नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, 714, ये तो है ना पास नंबर 714, एन लिखो यहाँ पर ऐसे। तो ये इस तरीके की पूरी ओवरऑल रिएक्शन इन्होंने पूरी करके बता दी। और इसीलिए इनको क्रेडिट मिला किसका, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करने का। अब जाकर उन्होंने साबित किया कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वही असल में एटम का फंडामेंटल पॉजिटिव पार्टिकल है और उसको नाम दिया प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन उसी को हम प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की कब, 1919 में। इतना प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था, चैलेंजेस क्या थे, अब आप चैलेंज को समझ सकते हो। चैलेंजेस क्या हुए होंगे उनके टाइम पर, चैलेंजेस हुए होंगे कि जो एक्चुअली जो पार्टिकल, जो प्रोटॉन है ना, उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मास से कितना, मैंने बताया ना 1836 टाइम्स ज्यादा था, कितना ज्यादा था। ठीक है, एक उसको वो जो डिफ्लेक्शन देखना इसका मुश्किल था क्योंकि बहुत भारी पार्टिकल था। जितना हल्का पार्टिकल होगा वो उतना डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं, और डिफ्लेक्शन कर भी नहीं सकता था क्योंकि एक्चुअल में जो देखो, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो ऐसा होता है ना कि, जगह कहाँ है हमारे, यहाँ पर, वो कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, प्रोटॉन ऐसा होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं। एक्चुअल में ऐसे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ऐसे घूम रहे होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बाहर होते हैं और जो प्रोटॉन है वो कहाँ है, न्यू अंदर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करके इनको खींच के बाहर लाना आसान है, पर प्रोटॉन को लाना आसान नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, वहां बहुत हाई एनर्जी के साथ चिपका हुआ है। ये कुछ चैलेंजेस उनके दिमाग में उनके टाइम पर आए होंगे, गोल्डस्टीन साहब के टाइम पर। उस वक्त उनके दिमाग में इतनी बात भी नहीं आई होगी कि मतलब इलेक्ट्रॉन को तो इजीली है, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी बहुत बाद में हुई 1911 के एक्सपेरिमेंट के बाद। तो साइंस में तो हर चीज में क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। ये प्रूफ किसने दिया, फोर्ड साहब ने दिया। क्या बनाकर, क्या डिस्कवरी करके, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके 1911 में। और उसके बाद उन्होंने नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्डिंग करके ये प्रूफ कर दिया कि जो पार्टिकल निकला है वही प्रोटॉन है और वही एनोड रेस को बनाता है, कैनाल रेस को बनाता है। दिस इज द ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी का। एटम के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से गेस किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, क्या क्या कहानी बनी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब पक्का करें बेटा। दैट्स ऑल।